हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे से हैं। ये वाला जो केक है ना, हालांकि थीम केक है लेकिन 1 kg चॉकलेट ट्रफ़ल केक है। मैं पहले सोच रही थी कि इसकी वीडियो नहीं बनाऊंगी क्योंकि मैं बहुत बार आप लोग को चॉकलेट ट्रफ़ल केक अपने चैनल में दिखा चुकी हूँ। तो मुझे लगा कि आप लोग बोर हो जाओगे, मैं सीधा डिज़ाइनिंग पार्ट से स्टार्ट करती हूँ। लेकिन फिर मुझे लगा कि बहुत लोग ऐसे हैं जिन्होंने नया ज्वाइन किया है चैनल को, न्यू सब्सक्राइबर्स है, तो उनके लिए तो स्क्रैच से बताना बनता है। यहाँ पे मैंने ना 7 इंच के टिन में 1 kg के लिए जितना स्पॉन्ज हमें चाहिए होता है उतना बेक करके मैंने टिन में ही रख दिया था स्पॉन्ज को। मैंने स्पॉन्ज को निकाला नहीं था टिन से, और यहाँ रात को जैसे ही मैंने निकाला मैंने रियलाइज़ किया कि मेरा स्पॉन्ज जो है वो थोड़ा सा टिन से चिपक गया था ना। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है कि मेरा स्पॉन्ज टिन से चिपक जाए, लेकिन इस बार अनफॉर्चुनेटली ऐसा हो गया। बट कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर कभी आपके साथ भी ऐसा हो तो उसे कैसे फ़िक्स करना है एंड फिर ऐसे केक्स के ऊपर आइसिंग कैसे करनी है वो भी मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। ये मेरा एग वाला स्पॉन्ज है एंड अगले दिन मॉर्निंग में 10:30 बजे क्लाइंट आने वाले थे केक पिकअप करने के लिए। सेमी फॉन्डेंट केक था, मैंने सोचा कि मैं रात को ही बना के रेडी कर लूँगी। ऐसे भी गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही थी, अगर विंटर होता है तो आप फिर सुबह उठ के केक बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। लेकिन मैंने सोचा कि इतनी गर्मी में रिस्क लेने का कोई फ़ायदा नहीं है, रात को ही केक बना के उसको फ्रिज में रख देंगे एंड मॉर्निंग में उठ के सिर्फ हमें इस पर फॉन्डेंट के डेकोरेशंस लगाने हैं। स्पॉन्ज को मैंने 7 इंच के टिन में बेक किया था एंड जैसे मैं नॉर्मली 3 लेयर्स में कट करती हूँ वैसे ही मैंने स्पॉन्ज को 3 लेयर्स में कट किया। हाँ, दूसरा कट लगाते वक्त थोड़ा मुझे ध्यान से करना पड़ा क्योंकि नीचे की तरफ से स्पॉन्ज जो है वो थोड़ा सा टूट गया था। फिर मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे लिया है 10 इंचेस का बोर्ड, और मैंने यहाँ पे 12 इंचेस का बोर्ड लिया था क्योंकि बोर्ड के ऊपर भी मुझे मैसेज लिखना था। एंड बोर्ड के ऊपर मैंने थोड़ा सा चॉकलेट गनाश अप्लाई किया है एंड उसके बाद जो सबसे नीचे वाला लेयर है ना, जो स्पॉन्ज का पार्ट मेरा टूट गया था, मैंने उसी को सबसे नीचे लगाया है। और जो थोड़े थोड़े टूटे हुए पीसेस थे ना उनको मैंने गैप्स में फिल कर दिया। तो जहाँ जहाँ से स्पॉन्ज मेरा टूटा हुआ था वहीं पे मैंने एक्स्ट्रा स्पॉन्ज ऐड करके इस तरह से जस्ट हाथों से हल्का सा प्रेस करके उनको सेटल कर दिया। नाउ इस सिचुएशन में आपको क्या करना है, जब भी आपका स्पॉन्ज कभी ब्रेक होता है ना, आपको कभी भी डायरेक्टली पैलेट नाइफ से अपना फ्रॉस्टिंग नहीं लगाना है। हम क्या करते हैं, हम फ्रॉस्टिंग लेते हैं, स्पॉन्ज के ऊपर लगाते हैं एंड फिर पैलेट नाइफ से हम उसे स्प्रेड करने लगते हैं। आपको वो नहीं करना है। आपको हमेशा इस सिचुएशन में अपना फ्रॉस्टिंग जो है वो पाइपिंग बैग के अंदर फिल करके फिर अप्लाई करना है अपने केक के ऊपर। इससे क्या होगा, जो आपके स्पॉन्ज के टूटे हुए पार्ट्स हैं ना वो हिलेंगे नहीं। इस तरह से आप बहुत इजीली अपने टूटे हुए स्पॉन्ज को फिक्स कर सकते हो एंड ट्रस्ट मी, केक कटिंग के बाद पता भी नहीं चलता है कि स्पॉन्ज आपका कहीं से टूटा भी था। यहाँ पे जो मेरा सोकिंग सिरप है जिससे मैं नॉर्मली चॉकलेट केक्स को सोक करती हूँ, उसी से मैंने यहाँ पे अच्छे से स्पॉन्ज को सोक कर लिया एंड फिर गनाश लेके मैंने पाइपिंग बैग में गनाश भर के इसके ऊपर प्रॉपरली अप्लाई कर दिया। ये 2:1 रेशियो का गनाश है। फिलिंग एंड फ्रॉस्टिंग के लिए मैं हमेशा 2:1 गनाश ही यूज़ करती हूँ, यानी कि 2 पार्ट्स चॉकलेट एंड 1 पार्ट क्रीम। यानी अगर आपने 100 ग्राम्स क्रीम लिया है, फ्रेश क्रीम, तो आपको लेना है 200 ग्राम चॉकलेट। ठीक है। गनाश इस तरह से अप्लाई करने के बाद मैंने बहुत ही लाइट हैंड से एक पैलेट नाइफ़ की मदद से उसको स्मूथ कर लिया है एंड फिर उसके बाद मैंने स्पॉन्ज का दूसरा लेयर रखा है। अब इसके आगे कोई प्रॉब्लम नहीं होना था क्योंकि बाकी 2 लेयर्स जो हैं मेरे स्पॉन्ज के वो बिल्कुल परफेक्टली कट हुए थे, उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन फिर भी मैंने सेम तरीका अप्लाई करते हुए पाइपिंग बैग से ही गनाश को अप्लाई किया, क्योंकि एक तो गनाश थोड़ा सा ना थिक होता है, थोड़ा हैवी होता है एंड जब आप स्पॉन्ज को सोक करते हो तो आपका स्पॉन्ज काफ़ी सॉफ्ट हो जाता है। कभी कभार क्या होता है, जब हम पैलेट नाइफ से उसको स्प्रेड करने जाते हैं ना गनाश को, तो हमारा गनाश जो है वो प्रॉपर्ली स्प्रेड नहीं होता है एंड नीचे से हमारा स्पॉन्ज उखड़ जाता है। ठीक है। इसीलिए खास करके गनाश को अप्लाई करने के लिए बेस्ट तरीका है कि अगर आप अपना पाइपिंग बैग यूज़ करोगे तो। ठीक है। उसके बाद अगेन बहुत केयरफुली थोड़ा थोड़ा गनाश लेके मैंने केक के साइड में लगाया क्रम कोट करने के लिए एंड फिर टॉप
वाले लेयर को अगेन मैंने सोक किया एंड उस पर भी गनाश अप्लाई करके मैंने उसको प्रॉपरली क्रम कोट किया एंड आधे घंटे के लिए मैंने उसको फ्रिज में रख दिया था ताकि हमारा केक जो है वो अच्छे से सेट हो जाए एंड हम इस पे फाइनल फ्रॉस्टिंग एंड फिनिशिंग कर पाए। सो रेफरेंस फ़ोटो के हिसाब से जो केक का ओवरऑल फ्रॉस्टिंग था वो ब्लू कलर से किया हुआ था, बहुत ही लाइट ब्लू शेड था। तो मैंने भी व्हिप्ड क्रीम में बहुत थोड़ा सा ही ब्लू जेल कलर मिक्स किया है, वैसे आप लिक्विड कलर भी मिक्स कर सकते हो, बट मैं हमेशा क्या करती हूँ ना, जब भी मुझे क्रीम में या किसी भी फ्रॉस्टिंग में कलर ऐड करना होता है मैं थोड़ा थोड़ा करके कलर ऐड करती हूँ, क्योंकि उससे फिर कलर के ऊपर आपका कंट्रोल रहता है। क्योंकि एक बार में आप ज़्यादा कलर ऐड कर दोगे फिर फ्रॉस्टिंग आपकी डार्क हो जाएगी, फिर उसमें आप ज़्यादा फ्रॉस्टिंग ऐड करोगे तो फिर फ्रॉस्टिंग आपकी वेस्ट हो जाती है। वेस्ट इन द सेंस आप एक्स्ट्रा फ्रॉस्टिंग बना लेते हो जिसकी आपको ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इसीलिए मैं हमेशा थोड़ा थोड़ा करके ही क्रीम ऐड करती हूँ। एंड यहाँ पे मैं कोशिश कर रही थी कि मैं इस कलर को रेफरेंस फ़ोटो से मैच कर सकूँ। तो बहुत ही प्यारा सा एक स्काई ब्लू कलर था। सो मैंने पहले पाइपिंग बैग से पूरे केक को कवर कर लिया क्रीम से एंड उसके बाद स्क्रैपर एंड पैलेट नाइफ़ की मदद से मुझे इसको स्मूथ फिनिशिंग देना था। सो जब भी आपको टॉप पार्ट स्मूथ करना होता है ना, जैसे केक का जो हमारा टॉप पार्ट होता है उसे जब भी स्मूथ फिनिशिंग देना होता है आप हमेशा किसी सॉफ्ट स्क्रैपर का यूज़ किया करो। कभी भी उसमें हार्ड प्लास्टिक या मेटल स्क्रैपर यूज़ मत करना, स्पेशली जब आप व्हिप्ड क्रीम के साथ काम कर रहे हो। तो सॉफ्ट स्क्रैपर से ना बहुत ईजिली एंड बहुत जल्दी आप बिल्कुल शार्प एजेस एंड स्मूथ फिनिशिंग दे सकते हो अपने केक को, क्योंकि इस केक का डिज़ाइन ही ऐसा था कि ऊपर ना तो मैं स्वर्ल्स बना सकती थी ना ही सिलिकॉन ब्रश से कोई डिज़ाइन बना सकती थी। टॉप मुझे प्लेन रखना था एंड प्लेन रखने के लिए जब आप बिल्कुल नीट एंड क्लीन फिनिशिंग करते हो ना तभी आपका केक जो है उसका लुक और भी अच्छा आता है। हाँ, अगर ऐसा है कि टॉप में आपको बहुत सारे चॉकलेट्स वगैरह से डेकोरेशन करना है एंड केक के टॉप में हालांकि इतनी फिनिशिंग नहीं आई है लेकिन वो दिखने नहीं वाला है तो बात अलग है। लेकिन जहाँ पे केक का टॉप एंड साइज़ बिल्कुल क्लियरली विजिबल होता है वहाँ पे हमें ख़ास ध्यान देना पड़ता है फिनिशिंग पे। सो इस तरह से थोड़ा टाइम लगा के मैंने इस केक को प्रॉपरली एकदम अच्छे से फिनिशिंग दे दिया। एंड उसके बाद एक लास्ट चीज़ जो मुझे करना था वो ये था कि केक के साइड में ना मुझे एक डिज़ाइन बनाना था। डिज़ाइन इन द सेंस जैसे कि फेंस होता है ना, फेंस लगा होता है साइड्स में किसी भी फार्म या ऐसे किसी लैंड में, उस तरह के फेंस लगे हुए थे केक के ऊपर जो कि फॉन्डेंट से मैंने बनाया था, वो आप आगे देखोगे वीडियो में। सो मैंने क्या किया, एक पाइपिंग बैग में नॉर्मल अपना वाइट व्हिप्ड क्रीम फिल किया एंड पाइपिंग बैग में बहुत ही छोटा सा कट लगा के मैंने केक के पूरे साइड वॉल्स पे ना इस तरह से ये डिज़ाइन बना लिया। सो इतना ही करना था मुझे, बस इसके आगे कोई और डिज़ाइन एलिमेंट नहीं है जो कि मुझे क्रीम से बनाना था केक के ऊपर। इसके बाद सिर्फ और सिर्फ मुझे फॉन्डेंट के एक्सेंट्स केक के ऊपर लगाने थे जो मैं मॉर्निंग में लगाऊंगी। सो रात को इस तरह से केक को फिनिशिंग देने के बाद मैंने केक को बॉक्स में भर के फ्रिज में रख दिया था। एंड ये जो फ़ोटो मैंने आपको दिखाया यही रेफरेंस फ़ोटो है जो क्लाइंट ने मेरे साथ शेयर किया था एंड इसी के अकॉर्डिंग मुझे अब फाइनली केक को फिनिश करना था। सो केक के ऊपर ना एक्चुअली विराट कोहली का फ़ोटो लगा हुआ था, लेकिन उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या आप मेरे बेटे का फ़ोटो लगा सकते हो, तो मैंने कहा कोई भी फ़ोटो लग जाएगा, क्योंकि ये ऐसे भी पेपर प्रिंट आउट था, शुगर शीट प्रिंट आउट भी लगा सकते थे। तो मैंने कहा कि आप अपने बेटे का फ़ोटो मुझे भेज देना, वो फ़ोटो मैं लगा दूंगी इंस्टेड ऑफ विराट कोहली इस फ़ोटो। एंड बाकी जितने भी फॉन्डेंट के एक्सेंट्स थे जैसे बैट हो गया, बॉल हो गया, स्टम्प्स थे, क्रिकेट हैट था वो, एंड जो साइड में मैंने बताया था ना आपको जो फेंस की तरह लगा हुआ था वो सब मुझे फॉन्डेंट से ही बनाना था। सो इस तरह से मैं एक एक करके सारी चीज़ें केक के ऊपर प्लेस कर रही थी। एंड जब तक मैं ये प्लेस करती हूँ आप लोग ये देख लीजिए कि ये सारे फॉन्डेंट के एक्सेंट्स मैंने बनाए कैसे हैं। वैसे तो मैंने पहले भी बहुत बार सेम ऐसे ही फॉन्डेंट के एक्सेंट्स बनाए हैं क्रिकेट थीम केक के लिए, लेकिन कभी उनका रिकॉर्डिंग मैं नहीं कर पाई हूँ। लेकिन इस बार मैंने सोचा कि मैं सारी चीज़ों का रिकॉर्डिंग करती हूँ कि फॉन्डेंट के ये सारे एक्सेंट्स मैंने कैसे बनाए हैं एंड आप सबके साथ मैं शेयर करती हूँ।
सो यहाँ पे देखिए सारे फॉन्डेंट की चीज़ें मैंने लगा दिया है। नीचे बोर्ड के ऊपर मैंने हैप्पी बर्थडे भी लिख दिया है एंड ऊपर बच्चे का नाम भी मैंने लिख दिया है फॉन्डेंट से ही। तो बिल्कुल ऐसा ही कलर कॉम्बिनेशन था जो जैसा कि मैंने आपको दिखाया था। एंड लास्ट चीज़ जो मुझे इसके ऊपर प्लेस करना था वो था उसका एज। तो मैंने क्लाइंट से कहा था कि मैं चॉकलेट से उसे बना दूंगी। सो इस तरह से वाइट चॉकलेट से मैंने नंबर 8 बना के लगा दिया है केक पे। तो अब आप लोग को बताना है कि केक आप लोग को कैसा लगा। आप लोग के कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। और ये रहा केक का क्लोज़र लुक। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।